राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तो इतिहास रचा गया, लेकिन इस चुनाव के नतीजे में राजनीतिक मायने भी हैं। उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव तक की प्रक्रिया की संजीदगी, चुनाव प्रक्रिया में विपक्ष के खेमे से जमकर क्रॉस वोटिंग, ये सारी चीजें सैकड़ों सियासी संकेतों से भरी हैं। और बात केवल इतनी नहीं है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी तस्वीर कुछ कुछ ऐसी ही बन रही है। इस गहमा गहमी के बीच एक ओर विपक्ष के उठाए मुद्दों का अंजाम है, दूसरी ओर आने वाले विधानसभा चुनावों का सवाल भी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने जो व्यूह रचना की थी, वो तीसरे द्वार पर ही ध्वस्त हो गया। ये केवल यशवंत सिन्हा की हार नहीं थी, विपक्ष की एकता धरी की धरी रह गई। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सियासत के चक्रव्यूह से अर्जुन बनकर निकले। आज ये जो श्रद्धांजलि है, ये बिरसा मुंडा और लक्ष्मण भील जैसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि है, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व देश की आजादी के लिए न्यौछावर किया और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उसी समाज की बेटी को आज भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला। राष्ट्रपति चुनाव से इतर ये विपक्ष की एकजुटता की अग्नि परीक्षा थी। टीएमसी ने जोर शोर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा था। दूसरे विपक्षी दलों ने भी साथ देने का वादा किया था, लेकिन उनसे अपना ही घर नहीं संभला और इस बार का राष्ट्रपति चुनाव नया इतिहास लिखने में कामयाब रहा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि एक आम महिला इस देश का राष्ट्रपति बन सकती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो कमिटमेंट है, इसका एक नतीजा है। मुद्दा केवल राष्ट्रपति चुनाव का भी नहीं है, मुद्दा उस सोच का है जो विरोधियों को पटखनी देता है। इस साल गुजरात में, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। ऐसे अहम सियासी मौके के नाजुक मोड़ पर पहली आदिवासी राष्ट्रपति का चुना जाना कई मायने में अहम है और ये नतीजे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के सियासी कद को और ऊंचाई पर ले जाते हैं। देश के लिए बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी मौका है। अंग्रेजी का एक शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट इन द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो आज आदिवासी समाज, वो भी पूर्वी भारत से एक पैदा हुई एक अपने आदिवासी समाज की बहन, एक बेटी, एक माताजी, इतनी कठिनाई और अवसाद जिसकी चर्चा आपने अभी की, वहां से आगे बढ़ते हुए भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच रही है। एक ओर राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा है जो विपक्षी एकता पर बड़ा प्रश्न है, दूसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों की दरारें उभर आई हैं। विपक्ष जिन मुद्दों को सरकार को घेरने के लिए उठाता है, वो भी किसी न किसी कारण धाराशायी हो जाते हैं। विरोधी दल कोशिशें तो कर रहे हैं, पर बंटकर। एक वक्त हुआ करता था जब राष्ट्रपति चुनाव की वैसी सुगबुगाहट नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से राजनीति का पहिया ऐसा घूमा कि हर छोटा बड़ा चुनाव सियासी बिसात की चाल बनकर रह गया। राष्ट्रपति का चुनाव भी अब इससे अछूता नहीं है। इस बार बीजेपी ने, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू को चुना। इस एक तीर से कई निशाने एक साथ साध लिए गए। ये एक ऐसी सोच थी जिसकी विपक्ष को हवा तक नहीं लगी। ये तस्वीर 24 जून की है। मौका था द्रौपदी मुर्मू का नामांकन। इस मौके पर मौजूद चेहरों को देखिए और सियासत की नब्ज टटोलने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के सीएम के साथ बीजेपी संगठन के बड़े नेता। इससे साबित होता है कि बीजेपी के लिए यह चुनाव कितना अहम था और ये दांव कितना बड़ा। अपने वनवासी समाज का व्यक्ति अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहा है और
जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक समावेशी भारत के विकास की चिंता की, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। तो आज के दिन जहां एनडीए की सफलता है, बीजेपी की सफलता है, वहीं पर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की सोच की भी सफलता है कि पूर्वी भारत के विकास में उनकी हमेशा रुचि रही है। तो पूर्वी भारत में उड़ीसा की एक अपनी आदिवासी बेटी भारत की राष्ट्रपति बनेगी। आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा दांव चला कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। पीएम के इस दांव में सबसे पहले विपक्ष की एकता भर आकर ढह गई। जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पर दांव लगाते हुए विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। लेकिन एक एक करके कुनबा बिखरता चला गया। झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। कभी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में हिस्सेदार रहे उद्धव ठाकरे भी मुर्मू के विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पाए। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आती हैं, लिहाजा एनडीए से बाहर होने के बावजूद बीजू जनता दल का समर्थन लाजमी था। इन सब के अलावा बीजेपी के विरोधी बहुजन समाज पार्टी, जनता दल सेक्युलर भी आदिवासी दांव के सामने लाचार थे। एनडीए परिवार से बाहर हो चुके अकाली दल ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया था। को पता होगा तो ये सवाल गलत है आपका। हम एनडीए में नहीं है, फिर भी हमने सपोर्ट किया है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और पवार की एनसीपी ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन अभी और बुरा होना बाकी था। 18 जुलाई को मतदान शुरू हुआ। एक तरफ जहां एनडीए खेमा एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को जिताने में लगा था, तो वहीं विपक्ष के किले में सेंध लग चुकी थी। विपक्ष के 17 सांसदों और 104 विधायकों ने यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ दिया। क्रॉस वोटिंग के आंकड़े देखिए। असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, मध्य प्रदेश में 18, महाराष्ट्र में 16, गुजरात में 10, झारखंड में 10, मेघालय के 7, बिहार के 6, छत्तीसगढ़ के 6, गोवा में 4, हिमाचल प्रदेश में 2, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। यूपी की बरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग की। खुद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने पार्टी के आदेश को ताक पर रख दिया। I am appealing to you to use your conscience, listen to your inner voice, look at the various problems in the country and shower your benefit and your blessings on me in this election. यशवंत सिन्हा की इस अपील का असर पक्ष पर कम, विपक्ष पर ज्यादा हुआ। वोटिंग से पहले कुलदीप बिश्नोई की अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें सियासत के गलियारे में बहुत तेजी से फैली थी। अपनी पार्टी के खिलाफ जाने के बाद बिश्नोई ने कहा था कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान किया। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने जाति धर्म से दूर अपने लिए एक अलग वोट बैंक तैयार किया। ये एक ऐसा जनाधार था जिसके वजूद को कोई खारिज नहीं कर सकता। वो वोट बैंक है देश की आधी आबादी का, हर घर की मां, बहन, बेटी, जिन्हें धर्म अलग नहीं करता बल्कि समान समस्याओं की डोर इन्हें मजबूती से जोड़ती है। प्रदेश की जनता जनार्दन की सांसद ने उस भ्रामक प्रचार को बरकरार रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। 10 मार्च 2022 की वो ऐतिहासिक तारीख याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश के चुनाव रण में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी मुख्यालय में जश्न का आलम था। एक तरफ यूपी में योगी और दूसरी तरफ दिल्ली में मोदी।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़ी जीत का सेहरा मतदाताओं, कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं के सर बांधा था। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बस यूं समझ लीजिए, द्रौपदी मुर्मू को रायसीना हिल्स भेजकर प्रधानमंत्री ने देश की आधी आबादी को महिला सशक्तिकरण का अपना संदेश दिया है। अगले विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 को देखते हुए ये कारगर कदम साबित हो सकता है। ये राष्ट्रपति जो है बनने वाला है वो आदिवासी है। ये आदिवासी का ड्रेस है, ये आदिवासी का ट्रेडिशनल नाच है। हम लोग खुशी से आज सुबह से नाच रहा है, वो उत्सव मना रहा है। चुनाव के दौरान उन्हीं अभावों की पूर्ति के नाम पर बार बार वोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जनजातीय समुदाय के लिए जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था और जब करना चाहिए था, ये कम पड़ गए, नहीं कर पाए, असहाय छोड़ दिया समाज को। द्रौपदी मुर्मू के नाम पहले से ही देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। अब उसी आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा से अहम रहा है। लेकिन चुनाव दर चुनाव गुजरात में बीजेपी की सीटें कम होती जा रही हैं। इस राज्य का आदिवासी वोट बैंक भी खिसकता जा रहा है। यही कारण है कि 2017 के चुनाव में आदिवासी सीटें जीतने के मामले में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रही थी। गुजरात में आदिवासियों की आबादी 15% है और इस समुदाय के लिए राज्य में 27 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 27 में से 9 विधानसभा सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में बीजेपी से अधिक 15 सीटें आई। हालांकि बाद में कांग्रेस के साथ खेल हो गया। एसटी रिजर्व सीट के 2 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में इन दोनों के साथ बीजेपी ने 1 और सीट जीत ली। अब द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बीजेपी ने जो दांव चला है, इससे नेताओं को यही उम्मीद है कि गुजरात की 15% आदिवासी समाज की आबादी का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ेगा। देखिए, आप किसी को भी नामांकित करिए, ये तो हमेशा सोचेंगे। तो क्या कांग्रेस को कभी मना किया था क्या कि आप उस समाज के लोगों को मत बनाइए राष्ट्रपति, जो आपने 65-68 साल देश पर राज किया? उनकी ऐसी बात तो नहीं है कि उनकी पार्टी में उस समाज के जुड़े हुए लोग नहीं थे। उनका उस समय के पूरे झारखंड में भी शासन था, उसका मध्य प्रदेश में शासन था, बंगाल में शासन था, गुजरात राजस्थान में शासन था, पूरे आज के तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शासन था, इन सब पूरे महाराष्ट्र में शासन था, इन सभी जगह हमारे नॉर्थ ईस्ट में शासन था। ये सोच का सवाल है। इसे कहते हैं समावेशी सोच। और इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हिम्मत है, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि नहीं, इस बार एक अपने आदिवासी समाज की बेटी बननी चाहिए राष्ट्रपति। और ठीक है, उसमें एक योग्य बेटी उड़ीसा में मिली, जो राज्यपाल रही है, जो 2 बार मंत्री रही है, जिसको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड मिला है। ठीक है। और जो अपने 2 बेटों को खोती है, अपने पति को भी खोती है, लेकिन अपने अंदर की मजबूती पर नहीं झुकती है। गुजरात के बाद 2023 में बीजेपी का अगला मिशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है, जहां आदिवासियों की एक बड़ी आबादी रहती है और इस समुदाय ने पिछले चुनाव में बीजेपी को झटका दिया था। मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी 31% है। ज्यादा आबादी के कारण एसटी रिजर्व सीटें 47 हैं।
2018 में बीजेपी को 47 में से केवल 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटों पर विजय हासिल की थी। 2013 में बीजेपी के पास 31 सीटें थी, यानी बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटरों को साधने के लिए 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने भोपाल में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया था। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। कुछ यही हाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी है। छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासी और राज्य में एसटी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 29। 2018 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के खाते में इनमें से केवल 3 सीटें आई थीं। राजस्थान में आदिवासियों की संख्या 14% है और उनके लिए रिजर्व सीटें 25। 2018 में बीजेपी को इनमें से केवल 8 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। विपक्ष की असली समस्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता प्रभाव और सियासी कद। रही सही कसर विपक्ष में एकजुटता का अभाव पूरा कर देता है। जब भी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा होता है, विपक्ष का ताल गड़बड़ा जाता है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय चिन्ह के शेर, असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट और अग्निवीरों की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन सारे मुद्दे ध्वस्त हो गए। ग्यारह जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन पर लगने वाले राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। जैसे ही भव्य राष्ट्रीय प्रतीक से पर्दा हटा, विपक्ष की बाँछें खिल गईं। इस नए राष्ट्रीय चिन्ह में विपक्ष को विवाद नजर आया। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमेशा एक होता, ऐसा नहीं है कि उसे हर 6 महीने के बाद उसमें तब्दीली कर दे। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक था और जिसमें शेरों को दिखाया गया था, वो राम राज्य को रिप्रेजेंट करते थे, वो अहिंसा को रिप्रेजेंट करते थे। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। अब वो शेरों को एग्रेसिव दिखाया गया। वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आरएसएस और बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मुद्दे पर लंबे समय बाद पूरा विपक्ष एक साथ पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतर गया, लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ बोले बगैर ही मुद्दा हवा हो गया। क्या कि राजनीति में भी बोने कद के हैं, वैसे भी जाकर कुछ 40 मीटर की कद पे जाकर देखेंगे तो उनको वैसा ही दिखेगा जैसे सारनाथ के शेर हैं। 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने संसद की असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट का मुद्दा गर्म करने की कोशिश की, लेकिन खुद लोकसभा अध्यक्ष ने मामला साफ किया। कहा यह काम सरकार का नहीं बल्कि सदन के प्रशासन का है और ये लिस्ट तैयार करने की परंपरा 68 साल पुरानी। सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है, देश के हित में, देश की जनता के हित में हम देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, संवाद करें, लेकिन सदन बिना व्यवधान के मर्यादा से चले, सभी दलों के नेताओं का सहयोग रहे। शेर के दांत शब्दों की आंच के बाद विपक्ष ने अग्निवीरों की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र लगाने के मुद्दे को उठाने का प्रयास भी किया। भर्ती फॉर्म में एक कॉलम जाति और धर्म का होता है। विपक्ष ने कहा सरकार सेना को जाति और धर्म के तराजू पर तौल रही है, पर सेना ने खुद साफ किया कि पहले भी जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते रहे। सेना की अंदरूनी कार्रवाई के लिए ये जरूरी है। आप सेना की भर्ती में जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए, वहां पर आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं?
इसके पीछे आधार क्या है? क्या आप देखना चाहते हैं ये कौन सा पिछड़ा है, ये कौन से दलित हैं, ये कौन से आदिवासी हैं? ये जानना चाहते हैं आप? इसके अलावा क्या मंशा है आपकी? जिसकी सेहत अच्छी है उसको लीजिए सेना में। बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं, किंतु अनफॉर्चुनेटली अभाग्यवशत यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। बीजेपी सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं कि विपक्ष कमजोर है, बल्कि बीजेपी दिन ब दिन खुद को मजबूत करने के लिए मेहनत भी करती है, लगभग एक इलेक्शन मशीन की तरह। अपने लिए नए और बड़े टारगेट तय कर रही है। एक चुनाव बीतता नहीं है कि पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। बीजेपी का अगला बड़ा मिशन 2024 का आम चुनाव है, लेकिन पीएम मोदी समेत पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इससे कहीं आगे की बात कर रहा है। राजनीति में आंकड़े मायने रखते हैं। कभी एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, तब उन्होंने ये कहा था। और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। ये मोदी शाह के दौर की नई बीजेपी है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, जीत बड़ी है इसके लिए। विपक्ष ने कई बार 2 सीट वाली पार्टी कहा। नई बीजेपी 2 बार से प्रचंड बहुमत से सत्ता में है। रोज जीत का ग्राफ बढ़ रहा है, कुछ ऐसे जैसे दौड़ रहा हो बीजेपी के चुनावी अश्वमेध यज्ञ का विजयी घोड़ा निरंतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पदाधिकारियों से अगले 25 साल का टारगेट तय करने के लिए कहते हैं, तो वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाते हैं कि अगले 30-40 साल देश में बीजेपी का सूरज अस्त नहीं होगा। अगर ये बिल 50 साल पहले ला दिया होता तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी होती। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। People of India has already put opposition in their place. The next 30 and 30 to 40 years, it will be era of BJP and country will become Vishwaguru. मुझे खुशी है कि मेरा गरीब। निगाहें मिशन 2050 पर हैं, लेकिन अभी पहला पड़ाव 2024 का आम चुनाव, जिसके लिए बीजेपी की इलेक्शन मशीन पहले से ही एक्टिव मोड में है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने 400 प्लस सीटों का टारगेट तय किया है। 2024 के लिए बीजेपी का खास फोकस 2019 में हारी हुई 144 लोकसभा सीटों पर है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर 303 लोकसभा सीटें जीती थी।
सहयोगी पार्टियों की लोकसभा 54 सीटें मिलाकर आंकड़ा 357 पहुंच गया था। 2024 की रणनीति के तहत बीजेपी ने अपनी मजबूत स्थिति से ज्यादा अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करने पर फोकस किया। सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। पार्टी को मजबूती देने के लिए वीक बूथ कमेटी बनाने का फैसला किया है। हर एक कमेटी में 4 सदस्य हैं और इस तरह की कमेटी देश भर में बनाई जाएंगी। ये कमेटी पार्टी को मजबूती देने के विकल्प सुझाएंगी और पार्टी की मौजूदगी का दायरा भी बढ़ाएंगी। इन कमेटी के जरिए उन जगहों या बूथों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा जहां पर पार्टी का जनाधार कम है। बीजेपी ने लोकसभा की हारी हुई 144 सीटों के लिए एक टीम बनाई है जो समीक्षा, सलाह और समाधान बताएगी। यूपी के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा शामिल है। ये टीम देश भर की इन सभी 144 लोकसभा सीटों के गणित को समझेगी। इनमें से सबसे ज्यादा 14 सीटें यूपी में हैं, जिनकी जिम्मेदारी नरेश बंसल को दी गई। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। इसके बाद मिशन 2024 पर बीजेपी अपनी पूरी शक्ति लगाने जा रही है। विपक्ष अपने आत्मबल से जूझ रहा है, एकता की कमी है और रणनीति का अभाव, लेकिन बीजेपी अपनी चुनावी रथ को हाँकने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दो 2024 के आम चुनाव से पहले गुजरात, हिमाचल और तेलंगाना समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, कुछ ऐसे हैं जहां बीजेपी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। देश के उत्तर, मध्य, पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पहुंच बनाने के बाद बीजेपी का फोकस अब दक्षिण पर है, जहां अभी सिर्फ कर्नाटक में ही उसकी सरकार है। जुलाई के शुरुआती सप्ताह में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये तस्वीरें मिशन साउथ का ब्लूप्रिंट है। तेलंगाना में बीजेपी का ये महामंथन बताता है कि अगले साल यानी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी पार्टी टीआरएस को कड़ी टक्कर देने का मन बना लिया है। कोई एक परिवार साम, दाम, दंड, भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये टीआरएस की सरकार का निशान क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है या नहीं है? मोटर है या नहीं है? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? है ना? गाड़ी का स्टीयरिंग मालिक के हाथ में होता है या ड्राइवर के हाथ में होता है ना? हाँ या ना बोलो भाई, होता है ना? मगर ये टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। बीजेपी का स्कूटर चल निकला है, हर गांव जाएगा, हर कस्बे जाएगा। स्कूटर यात्रा के दौरान बीजेपी के नेता हर गांव में रात बिताएंगे। हर नेता के साथ 100 से 150 कार्यकर्ता होंगे। चौपाल लगाई जाएगी। चौपाल में मोदी सरकार की सभी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। केसीआर के नाकाम मोर्चों को मुद्दों में बदलने की कोशिश होगी। हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहां के खेतों में, यहां के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है।
यहां प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है। 2023 में तेलंगाना के साथ कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने। इस साल 2022 में ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने। चुनावी राज्यों में बीजेपी की बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी कदम दर कदम इन राज्यों में जाकर पार्टी की आधारशिला को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। 2014 के बाद बीते 8 सालों में बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही रहे हैं और ब्रांड मोदी के मैजिक से पार्टी ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टीकरण जैसे कई तयशुदा समझे जाने वाले सियासी समीकरण भी ध्वस्त कर दिए। लोकसभा उपचुनावों में रामपुर और आजमगढ़ को बीजेपी ने जीता। मुस्लिम यादव समीकरण वाली इन दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ समझा जाता था। रणनीति और राजनीति का दांव ऐसा चला कि वहां अब बीजेपी का विजय ध्वज लहरा रहा है। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ और रामपुर की जीत के बीच बीजेपी को नया मंत्र दिया। ये प्रतीकात्मक चित्र जालौन के तो मेनली हमने यही शिनाख्त किया कि अगर देश को हम जातिवाद से बाहर निकाल सकता हूं, वंशवाद से निकाल सकता हूं और पॉलिटिक्स का एपीजमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ एपीजमेंट से निकाल सकता हूं और कंट्री का पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट तरफ ले जा सकता हूं, देन ऑल आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सो द बेसिक टेक अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिकल रिजोल्यूशन इज दैट बीजेपी शुड फोकस on politics of performance, politics of development, and we should defeat Jatibad, Bangsbad, Parivarbad, and the politics of appeasement. और यही हमारा आज जो एक आप स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है, अगर आप एक शब्द में आप सुनना चाहेगा तो यही सबसे बड़ा मैसेज था। वंचितों और अल्पसंख्यकों की नब्ज पर हाथ रखने के लिए बीजेपी ने स्नेह यात्रा का आयोजन तय किया है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को साधने में जुट गई। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुसलमान 18% है। स्नेह यात्रा बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों से होकर गुजरेगी, जहां पसमानदा मुसलमान बड़ी संख्या में है। इसके अलावा दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी पसमानदा मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। ये कोशिश सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ सबके विश्वास से जोड़ने की कोशिश है। जरा से मार्जिन से सीटें जीती और हारी जाती हैं और हारी बाजियों को जीतना बीजेपी को पीएम मोदी ने अच्छी तरह सिखा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का खास फोकस यूपी पर है। देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यूपी से ही आती हैं। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का सबसे बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। जो यूपी जीता वो दिल्ली जीता, प्रधानमंत्री मोदी ये अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब इसमें उन्होंने अपनी रणनीति ये भी जोड़ ली कि जो यूपी बहुत अच्छी तरह से जीता वो पूरा देश जीता।
बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने के टारगेट को पूरा करने में यूपी की अहम भूमिका समझी। बीजेपी के लक्ष्य में सभी 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी के मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने बूथ जीता तो देश जीता मंत्र दिया है। पार्टी का फोकस खास तौर से प्रदेश की उन 14 लोकसभा सीटों पर है जिसे 2019 के चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। ये सीटें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने जीती थी। इन सीटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने 22,000 ऐसे बूथ की पहचान की है जहां पार्टी की स्थिति कमजोर रही। इन बूथों पर स्थिति मजबूत करने के लिए हर एक सांसद को 100 बूथ और हर एक विधायक को 25 बूथ दिए गए हैं। इन लोकसभा क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री भी प्रवास पर जाएंगे। वो लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान भी निकालेंगे। बीजेपी ने यूपी के लिए जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार पार्टी के 63 लोकसभा सांसद अपने अपने क्षेत्रों में बूथ पर निगरानी करेंगे। जहां पर बीजेपी सांसद नहीं है वहां की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसदों को दी गई है। इसी तरह जहां बीजेपी के विधायक नहीं है वहां विधान परिषद सदस्यों को बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीति में कभी एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव गठजोड़ होता था, लेकिन मोदी युग की राजनीति में महिलाएं और योजनाएं हो गया है। बीजेपी की जीत का गणित इतना जटिल नहीं जितना सरल है बिखरे विपक्ष की व्यूह को भेदना। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।